इन वंदे मातरम में स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में साथियों हम बात करने वाले हैं आपके साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के टॉप 30 रहेंगे और साइंस के चैप्टर में आज फिजिक्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आप सभी लोग कमेंट आ रहे थे सर डेली आप जो है बायोलॉजी क्वेश्चन लाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्यों नहीं लाते हैं। तो पहले क्या है, बायोलॉजी का सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज हम क्लासेज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज हम फिजिक्स के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, बाकी चैप्टर वाइज चल रहा था। पहले बायोलॉजी के चैप्टर इसलिए बायोलॉजी क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, सारे चैप्टर वाइज हम क्लासेज कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए राइट आंसर जान लेते हैं। अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं? केंद्र की ओर लगने वाला, पृथ्वी की ओर लगने वाला, चंद्रमा की ओर लगने वाला, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है तो बेहतरीन कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। बाकी सभी क्लासेज चल रहे हैं जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं? केंद्र की ओर लगने वाल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। इधर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है और साइंस का जिन सभी ब्रदर सिस्टर एंड आपने वर्ग 3 चयन परीक्षा का अप्लाई किया है, अगर आपको साइंस का टॉपर नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, डिटेल आपको मिल जाएगा साइंस का टॉपर नोट्स का 9630689598। इसमें व्हाट्सएप करेंगे आपके टॉपर नोट्स का डिटेल मिल जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की? तो परमाणु के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है उसकी उपस्थिति की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, नील्स बोर, जेम्स चैडविक, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जानते हैं जेम्स चैडविक ने की। जेम्स चैडविक ने 1932 में परमाणु के अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी खोज की थी। ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया गया है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? प्रश्न आ गया, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? अगर आपको पता है बताइए। रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जे चैडविक, या सभी गलत है? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक 1932 में। कहाँ पे किया था? कोडवेंस प्रयोगशाला में काम करते हुए उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज कर ली थी। इनके पहले भी 1920 में, यानी जेम्स चैडविक के पहले भी 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन के अस्तित्व का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात करूंगा। अगला प्रश्न बताइएगा सभी लोग, जल के अपचयन से प्राप्त गैस होती है, जो जल का अपचयन होता है उससे प्राप्त गैस कौन सी होती है? तो जल के अपचयन के मुख्य रूप से गैसें क्या प्राप्त होती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी H2 और O2 दोनों प्राप्त होती है। थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। कितनी? 2 गैसें प्राप्त होती हैं जल के अपचयन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समझ लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं कि सामान्य ताप एवं दाब, जिसे हम NTP बोलते हैं, पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन कितना होता है? सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, कितना होता है? 22 लीटर, 44 लीटर, 22.4 लीटर, 22.2 लीटर। तो मानक तापमान दाब कितना होता है? 22.4 लीटर। 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? वायुमंडल में ऐसी कौन सी गैस उपस्थित रहती है जिसके कारण पीतल का जो रंग होता है वह क्या है? फीका पड़ जाता है। तो उसमें H2S, H2S को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। यह क्या गैस होती है? पीतल मौजूद जो तांबे के साथ प्रतिक्रिया करके कॉपर सल्फाइड बना देती है। कॉपर सल्फाइड मतलब CuS,
कि एक काली परत बना देती है जिससे पीतल का रंग फिर बदल जाता है। सभी लोग समझ गए? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामान्यतया क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल रासायनिक रूप से किसके बने होते हैं? तो सामान्य क्वार्ट्ज घड़ियों में इस्तेमाल होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो रासायनिक रूप से होते हैं, सोडियम सिलिकेट, जर्मोनियम डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। किससे बने होते हैं? आप सभी लोग जानते हैं। तो सामान्यतः क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में प्रयुक्त होने वाली जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल रासायनिक रूप होते हैं वह किससे बने होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 से बने होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। निम्न में से उच्च ताप वाले अति संवाहक हैं। निम्न में से उच्च ताप वाले शुद्ध दुर्लभ धातु, अकार्बनिक बहुलक, मिट्टी के ऑक्साइड या मिश्र धातु। उच्च तापमान वाले या अति चालक जिसे बोला जाता है, ये वे पदार्थ होते हैं जो एक निश्चित तापमान से नीचे और एक महत्वपूर्ण गुण यानी कि अति चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में आपको एक ऑप्शन को चयन करना है और राइट आंसर हमें बताना है। क्या चैप्टर वाइज क्लासेस सही रहेंगी या आप मिक्स क्वेश्चन करें? यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे क्लासेज हमें करना चाहिए, मिक्स करना चाहिए, चैप्टर वाइज करना चाहिए, आप कैसा पढ़ना चाह रहे हैं। तो राइट आंसर होगा मिट्टी के ऑक्साइड। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस धातु अयस्क में लोहा नहीं होता? कैस्टेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट या हेमेटाइट। तो सभी लोग जानते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट एक ऐसा धातु अयस्क होता है जिसमें लोहा नहीं होता है। यह एक एल्युमिनियम का अयस्क होता है। लेकिन अन्य जो लयस्क होते हैं वे कौन कौन से होता है? हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है और एक होता है साइडराइट, ना कि कैस्टेराइट। तो कैस्टेराइट में लोहा नहीं पाया जाता है। बाकी लिमोनाइट में, मैग्नेटाइट में, हेमेटाइट में लोहा पाया जाता है और एक साइडराइट में। अगर आपके एग्जाम में दिया रहे तो साइडराइट भी पाया जाता है। तो ये 4 में लोहा पाया जाता है, कैस्टेराइट में नहीं पाया जाता। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं? हर एक क्वेश्चन को समझना है, फीडबैक करना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसके कारण नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये 2 या 3 दोनों। नाभिकीय विखंडन की क्रिया तो सभी लोग जानते हैं न्यूट्रॉन के नाभिक से टकराने से होती है। नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक भारी परमाणु होता है और एक न्यूट्रॉन द्वारा टकरा जाने पर 2 छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाते हैं। उसी को ही नाभिकीय विखंडन बोला जाता है। तो न्यूट्रॉन के कारण जो है नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्न में से मार्स गैस कौन सी है? निम्न में से मार्स गैस है। तो मार्स गैस सभी लोग जानते होंगे, किसे बोला जाता है? CH4 मीथेन को। मीथेन को ही मार्स गैस बोलते हैं। यह एक रंगहीन, गंधहीन, आमतौर पर दलदली या कीचड़ स्थानों में पाई जाती है जहां पौधे और जानवरों के अवशेषों का जीवाणु गठन होता है। मीथेन और गोबर गैस में क्या होता है? मीथेन ही तो होता है। ठीक है, होता है ना। अब तो गोबर गैस नहीं, अब तो सीधे आपका LPG चल गया है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। निम्न में से अदृश्य कण कौन सा है? यानी ऐसा कण जो अदृश्य होता। क्या भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या अभी अपनी सुना है? जी हाँ, जो न्यूट्रॉनो होता है ये क्या, एक अदृश्य कण होता है क्योंकि इसे उपरमाण्विक कण है जो कि विद्युत रूप से तटस्थ होता है, विद्युत रूप से होता है और इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है न्यूट्रॉनो। अगर एग्जाम में आए,
इसका मतलब है कि लगभग हर चीज़ के माध्यम से बिना किसी प्रतिक्रिया के गुजर जाता है, और इससे खोजना और पता लाना भी थोड़ा मुश्किल होता है इसे, न्यूट्रिनो को। सभी लोग समझते जाइएगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उपयोग में आती है। अब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, तो आप टेक्नोलॉजी सभी लोग जानते होंगे, ये विभिन्न प्रकार के उपकरण वायरलेस तरीके से कनेक्ट करती है, जैसे कि हेडफोन, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, मोबाइल हो गए, और ये एक कम दूरी की वायरलेस संचार तकनीक होता है। अब यह लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल फ़ोन संपर्क उपकरणों के माध्यम से वायरलेस संपर्क, केवल मोबाइल फ़ोन के मध्य सिग्नल संप्रेषण से या सैटेलाइट से टीवी प्रसारण। तो कहीं ना कहीं वायरलेस का जो नाम दे दिया गया, ये पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लूटूथ कैसा होता है, ब्लूटूथ का मतलब ही होता है वायरलेस होना, वायर नहीं होना। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न हो गया था, इसका आंसर सभी लोग जानते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नैनो टेक्नोलॉजी इनमें से किससे संबंधित है? नैनो टेक्नोलॉजी, देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से परमाणु और अणुआणु के स्तर का पदार्थ के नियंत्रण, डिजाइन और निर्माण और अनुप्रयोगों से संबंधित होता है। लेकिन जो आपके एग्जाम में ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमें सही करना है, तब आप लोग कैसे सही करेंगे, सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, नैनो टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? टेक्नोलॉजी तो आपने बहुत पढ़े होंगे, हमारे इंडिया में कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही नैनो टेक्नोलॉजी? तो होगा कार्बनिक अभियांत्रिकी, फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। कार्बनिक नहीं होगा, कुछ लोग कार्बनिक लगा के चले आते हैं, तो कार्बनिक नहीं होगा, कार्बनिक अभियांत्रिकी हो जाएगा। ठीक है, तो इनको प्रत्येक प्रश्न को आप सभी लोगों को समझते जाना, फीडबैक करते जाना। किसी धातु को तार में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है? कोई जब धातु होती है और उस धातु को तार में अगर परिवर्तित किया जाए तो हम उसे कैसे कर सकते हैं? तो किसी धातु को तार में परिवर्तित करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? तन्यता। ता से तार, ता से तन्यता। ठीक है, तो तन्यता धातु का वह गुण होता है जिसके कारण उसे खींचकर पतले तार के रूप में बनाया जाता है, और उसे सोना, चांदी, तांबा, अन्य धातुएं तन्यता करके बनाई जाती है। आइए बढ़ते हैं, आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तरंग का प्रत्यास्थता गुणांक संख्यात्मक तौर पर उस प्रतिबल के बराबर है जो तार की लंबाई 50% बढ़ा दे, तार की लंबाई 25%, 50% बढ़ा दे, तार की लंबाई 75% या तार की लंबाई 100% बढ़ा दे। तरंग प्रत्यास्थता गुणांक संख्यात्मक तौर पर उस प्रतिबल के बराबर होता है। किस प्रतिबल के बराबर होता है? ये तार की लंबाई कितनी गुना बढ़ा सकता है, सभी लोग बताइएगा। सभी को कमेंट करना है, और सभी लोग जानते हैं तरंग का प्रत्यास्थता गुणांक संख्यात्मक और उस पर प्रतिबल के बराबर होता है, यानी जब तार की लंबाई 100% बढ़ा दी जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। हर एक क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा होती है। देखिए, बीमाएं तो आएंगी, बल की, कार की, दाब की, शक्ति की, किसी की भी बीमा आ सकती है। तो प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा क्या होती है? m(l)-1 t-2। m जहाँ द्रव्यमान है, l लंबाई है, t समय को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ किसकी हो जाएगी? ये दाब की। थर्ड वाला ऑप्शन इधर राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक ही पदार्थ की समान लंबाई की दो परतें की त्रिज्या का अनुपात 2:1 है। यदि इनको दो समान बल से खींचा जाए तो लंबाई में वृद्धि का अनुपात हो। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। देखिए, यदि दो तारों की लंबाई समान है और उनकी त्रिज्या का अनुपात 2:1 दिया, लंबाई समान लेकिन त्रिज्या थोड़ा सा अनुपात अलग अलग है, उसे समान बल में खींचा जाता है, तो लंबाई में वृद्धि का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:4 होना चाहिए।
ये किसके अनुसार? हुक के नियम के अनुसार है। हुक का नियम सभी लोग पढ़ लीजिएगा, हुक के नियम के अनुसार सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हुक के फार्मूला यहाँ पे रख दीजिएगा, आप सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। अगला प्रश्न देखिएगा, जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति कहलाती है। अनुदैर्ध, अनुप्रस्थ, अपरूपण या पार्श्व। तो जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो वह विकृति क्या कहलाती है? वह विकृति अनुदैर्ध्य विकृति कहला जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। किसी तार को खींचने में प्रति एकांक आयतन किया गया कार्य है। प्रतिबल विकृति, 1/2 प्रतिबल विकृति, प्रतिबल विकृति, विकृति प्रतिबल। तो किसी तार को खींचने में प्रति एकांक आयतन किया गया कार्य कितना होता है? 1/2 प्रतिबल और विकृति, यानी कि बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसे तनाव और ऊर्जा या तनाव ऊर्जा घनत्व भी कहा जाता है, जो कि तार में प्रति इकाई आयतन में संग्रहित होता है। यानी जब किसी तार को खींचा जाता है तो उस पर किया गया कार्य तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। सभी लोग समझ रहे हैं? साइंस के स्टूडेंट, चाहे सोशल साइंस के हों, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट सब्जेक्ट के हों, चाहे बीकॉम हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे बायोलॉजी वाले, सभी को ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि सभी का सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। अंतर आणविक बल होता है अनंत परास का, बहुत अधिक परास का, कम बहुत परास का, या कभी अधिक तो कभी कम। देखिए, अंतर आणविक बल ये अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होता है। ये बल अणुओं को एक साथ बांधे रखता है और पदार्थों गुणों की गलनांक, क्वथनांक और ठोस, तरल, गैस अवस्था में रहने को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बहुत कम परास का। थर्ड वाला ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की। 5 लीटर बेंजीन का भार जाड़ों के अपेक्षा गर्मी में अधिक होगा, गर्मी की अपेक्षा जाड़ों में अधिक होगा, जाड़ों के अपेक्षा गर्मी में अधिक होगा। देखिए, 5 लीटर बेंजामिन का वजन मतलब होता है 4.375 केली। बेंजीन का घनत्व 0.875 प्रति मिलीलीटर होता है। यानी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसलिए 5 लीटर बेंजीन का वजन 5000 मिलीलीटर यानी 0.875 ग्राम प्रति मिलीलीटर किलोग्राम होता है। और बेंजीन का घनत्व 0.875 अगर आता है, 0.875 होता है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा, गर्मी की अपेक्षा जाड़ों में अधिक होता है भार। जाड़ में क्या होता है? भार ये बढ़ जाता है, गर्मी में कम हो जाता है। उसका रीजन क्या है? मौसम। अगला प्रश्न देखिएगा। एल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि एल्कोहल यानी शराब पानी की अपेक्षा अधिक तेजी से वाष्पित क्यों होता है? क्योंकि इसका क्वथनांक पानी से कम होता है। क्या होता है? पानी से कम होता है, इसलिए जल्दी वाष्पित होता है। एक बोतल में 30 डिग्री सेल्सियस जल भरा हुआ है। प्रश्न क्या पूछा गया है? एक बोतल में 30 डिग्री सेल्सियस जल भरा हुआ है। बोतल का ढक्कन चंद्रमा पर खोलने पर, अगर बोतल का ढक्कन चंद्रमा पर खोला जाए तो जल जम जाएगा, जल उबलने लगेगा, जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विघटित हो जाएगा, या कुछ नहीं होगा। यदि 30 डिग्री सेल्सियस पर पानी से भरा एक बंद बोतल चंद्रमा पर ले जाकर खोला जाए तो पानी उबलने लगेगा, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडलीय दाब की तुलना में बहुत कम है, जिसके कारण पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, इसलिए 30 डिग्री सेल्सियस पर भी वह उबलने लगेगा। और पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब पानी कितने पर घूमेगा? तो पृथ्वी पर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ढक्कन को चंद्रमा पर खोलेंगे तो 30 डिग्री में उबलने लगेगा, और भारत में 100 है। जब प्रकाश के एक माध्यम से, प्रश्न क्या पूछा गया है? जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम को क्या, उस माध्यम को क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, ये प्रकाश है और इस माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो उसे प्रकाश की दिशा में परिवर्तन की घटना को अपवर्तन बोला जाता है।
क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है।